हरिओम उमानंद में शांति में ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ये थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षक के कौशल एवं दक्षताएं। समावेशी व्यवस्था का मतलब ये होता है शिक्षा की वह व्यवस्था जिसमें सभी प्रकार के बालक सामान्य कक्ष में एक अध्यापक द्वारा समान पाठ्यक्रम समान समय में पढ़ाने, लिखाने, समझाने, बताने, व्यवहार में परिवर्तन लाने संबंधी गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा का अर्थ होता है कक्षा 9, 10 माध्यमिक शिक्षा। और शिक्षक के लिए कौशल एवं दक्षताएं। कौशल का क्या मतलब होता है? कौशल कार्य का हुनर जो होता है, कार्य का जो कला होता है वो कौशल होता है। जैसे आप बहुत अच्छे ढंग से चटाई बना लेते हैं तो आपके अंदर चटाई बनाने का कौशल है। चटाई बहुत सुंदर बना लेते हैं, कौशल है। आप बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं, चित्र का आपके पास क्या है? कौशल है, स्किल है, यानी हुनर। कार्य का जो हुनर है आपके पास वो कौशल कहलाता है। और कार्य दक्षता क्या होती है? दक्षता का मतलब निपुण होना। जैसे आप चित्र बनाते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हो तो आपका कहा जाएगा कि चित्र बनाने में आपका हुनर भी है और दक्ष हो, कुशल हो, जल्दी बना लेते हो। यानी किसी कार्य को जल्दी और सही ढंग से कर लेना दक्षता कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने के आपके अंदर अलेख कला है, एक कौशल है। ये क्या है? कौशल है। लेकिन आप उस कला को बहुत जल्दी प्रदर्शित कर लेते हो तो उसको दक्ष कहा जाएगा, कुशलता कहा जाएगा। ठीक है? यानी किसी कार्य का जो हुनर है आपके अंदर वो क्या कहलाता है? कार्य की कलात्मकता के अंदर जो आपका हुनर है या कार्य को जो बेहतर ढंग से करते हो वो क्या है? कौशल है। और बेहतर ढंग से करने के साथ साथ आप जल्दी अच्छा वो काम कर लेते हो सही ढंग से। जल्दी जब करोगे तो उसको दक्ष कहेंगे। तो समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत माध्यमिक स्तर यानी 9 से 10 वाले छात्रों को के लिए शिक्षक का कौन सा कला होना चाहिए, कौन सा उसके अंदर पढ़ाने का हुनर होना चाहिए और उसमें किस प्रकार से निपुण होना चाहिए, उन्हीं बातों को हम लोग इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसमें 3 प्रमुख जो है कौशल एवं दक्षताओं का जो है शिक्षाविदों द्वारा यानी शिक्षा के विद्वानों द्वारा बताया गया। पहला है संज्ञानात्मक दक्षता, दूसरा है प्रभावशाली दक्षता, तीसरा है मनोवैज्ञानिक गतिकीय दक्षता। इसमें हम लोग बारी से एक को समझते हैं। बिल्कुल सरल है, आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा और परीक्षा में आप आराम से डिटेल में समझाते हुए लिख सकते हैं। पहली इसमें दक्षता है संज्ञानात्मक दक्षता, यानी दक्षता का मतलब कुशल, यानी संज्ञानात्मक का तात्पर्य ज्ञान संबंधी दक्षता, ज्ञान संबंधी कुशलता। ज्ञान संबंधी कुशलता का मतलब होता है ज्ञान को देने में, ज्ञान को प्रस्तुत करने में, ज्ञान की क्रमबद्धता में, विषय के प्रस्तुति में, विषय के व्याख्या में, विषय का निष्कर्ष में, विषय को समझाने में, विषय के संदर्भ में भावात्मक रूप से जागृति उत्पन्न करने में, ये सब तमाम प्रकार की बातें आती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक दक्षता। संज्ञानात्मक दक्षता में पहला क्या ध्यान रखना होता है? छात्र की आयु के साथ मानसिक क्षमता। अब छात्र की आयु क्या है, अधिगमकर्ता की उम्र क्या है, उस उम्र में मानसिक विकास क्या है, मानसिक विकास का क्या स्वरूप होता है, स्मृति स्तर पे समझेगा कि बोध स्तर पे समझेगा कि फिर चिंतन स्तर पे समझेगा। अर्थात पहले स्मृति स्तर पर पढ़ाया जाता है कुछ वर्षों तक, फिर उसके बाद उसको बोध स्तर पर पढ़ाया जाता है, फिर उसको चिंतन स्तर पर पढ़ाया जाता है। सामान्यतः चिंतन स्तर 12 वर्ष में शुरू हो जाता है बालकों में। कुल मिला के अगर हम बात करें तो बालक की आयु के आधार पर हमारा शिक्षण का स्तर क्या हो, उसकी मानसिक क्षमता के आधार पर हमारा ज्ञान का स्वरूप क्या हो। एक ही विषय है, हायर स्तर से लेकर नीचे स्तर तक पढ़ा जाता है। तो जिस स्तर का छात्र है उसमें ज्ञान का कौन सा स्वरूप, कौन सी मात्रा, कौन सी जानकारी किस स्तर पर दें ताकि वो उसकी मानसिक क्षमता के आधार पर वह सीख सके, अधिगम कर सके, यह भी दक्षता संज्ञानात्मक दक्षता के अंतर्गत आती है जो एक शिक्षक को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते समय ध्यान देना चाहिए। दूसरा है शिक्षण स्तर का ज्ञान। शिक्षण स्तर का मैंने बताया स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर।
तो छात्र जो है कैसे आप कोई चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो स्मृति स्तर से बताइए, फिर उसको बोध स्तर से बताइए, फिर चिंतन स्तर से बताइए, क्योंकि यह बालक सामान्यतः तीनों स्तर से यह सीखता है, माध्यमिक स्तर वाला बालक, क्योंकि इसकी आयु होते होते जो है 13-14 वर्ष है तो अधिक ही हो जाती है। तो इस स्तर पे आते आते आप शिक्षण का स्तर ध्यान रखेंगे कि हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें स्तर का ध्यान रखें। स्मृति स्तर पे पहले बताएं, फिर उसको बोध स्तर, उसको समझाएं, फिर चिंतन स्तर, उसमें सोचने के लिए या जिज्ञासा प्रकट करने का भी अवसर प्रदान करें। स्मृति यानी शिक्षण का स्तर का भी ज्ञान उसे रखना आवश्यक होता है। आगे है नवीनता एवं व्यवहारिकता। जो कुछ भी हम उसे ज्ञान दे रहे हैं या जो कुछ भी हम अधिगमकर्ता को माध्यमिक स्तर पर सिखा बता रहे हैं उसमें नवीनता, वर्तमान की स्थिति, उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ, क्या नया चेंजिंग आया, वो नए स्वरूपों का क्या लाभ है, पुराने स्वरूपों में क्या कमी थी, पुराने ज्ञान या व्यवहार कौशल में क्या कमी थी, इससे भी अवगत कराएंगे। साथ में उसको व्यवहारिक जीवन से भी जोड़ करके उसे बताने संबंधी भी दक्षता होनी चाहिए। जैसे नहीं समझ में आ रहा उदाहरण जोड़ो, नहीं समझ में आ रहा उसके अनुभव और उसके व्यवहारिक उदाहरण, उसके संस्कृति का उदाहरण दो। ये सब तमाम प्रकार की बातें हैं जो एक अच्छे टीचर को संज्ञानात्मक विकास हेतु ज्ञान की दक्षता के लिए सब गतिविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। अगला ज्ञान की प्रस्तुति एवं अधिगम। ज्ञान बहुत सा है, बहुत से टीचर बहुत अक्सर व्यवहार में जो पाया गया है, जो बहुत अधिक ज्ञानी होता है वो अच्छा टीचर नहीं होता, क्योंकि वह उसका जो है ना वो महत्व या कदर कम करता है। लेकिन जो मध्यम स्तर के टीचर होते हैं, मध्यम जानकारी रखने वाले, वो अच्छे टीचर होते हैं, क्योंकि वह अधिगम के लिए जिज्ञासु भी रहता है, पढ़ने के लिए जिज्ञासु भी रहता है और पढ़ाने के लिए तत्पर भी रहता है। ऐसा व्यवहारिक चीज़ पाएगा। चलिए वो सब अलग बात है, फिर भी इसमें देखते हैं ज्ञान की प्रस्तुति। ज्ञान होना अलग बात है, किस स्तर पर किस विद्यार्थी के लिए किस ढंग से किस बात को समझाया जाए, यह भी एक प्रकार की दक्षता होती है, ज्ञानात्मक दक्षता। क्योंकि जो ज्ञान की प्रस्तुति है, किस क्रम में, किस ढंग से, किस रूप में, किस के साथ, किस बातों के साथ प्रस्तुत किया जाए कि वह अधिक से अधिक सीख सके, अधिगमकर्ता क्या कर सके, अधिक से अधिक सीख सके, यह भी एक अच्छे अध्यापक की संज्ञानात्मक दक्षता मानी जाती है। ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। एक वही ज्ञान देता है, दुनिया देखती है, दूसरा वही ज्ञान देता है, कोई सुनता नहीं। बड़ी विचित्र हालत है। इसलिए ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को देना एक कौशल और दक्षता का काम है, जिसको आप लोग बहुत सारे टीचरों को देखते होंगे जो मजाक के साथ या रुचिपूर्ण ढंग से कक्षा को स्थापित करते हुए संज्ञानात्मक कुशलता को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि बालक हंसी हंसी में, खेल खेल में, बातों ही बातों में बहुत सारी चीज़ें आराम से सीख लेता है। तो ये सब ज्ञान की प्रस्तुति इस ढंग से हो कि वह अधिगम तक पहुंच जाए या अधिगम छात्रों में हो जाए, यह भी एक प्रकार की कुशलता। अगला ज्ञान का रूपांतरण। ज्ञान का रूपांतरण का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ अध्यापक अपनी ज्ञान के क्षेत्र में कौशल या दक्षता प्रस्तुत कर रहा है, वह अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाते। दूसरा, अगर अधिगमकर्ता नहीं समझ पा रहा है तो वह अपने ज्ञान को यानी उसी नॉलेज को दूसरे रूपों में बदल बदल के समझाने का प्रयास करें। दूसरे रूपों में बदल, जैसे अगर कोई कहता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो अब उसे आप ऐसे कहो कि जैसे ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है ना, वैसे ही वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो वो समझ जाएगा। उसको क्या कहते हैं? ज्ञान का रूपांतरण। यानी ज्ञान को बदल करके, विभिन्न रूपों में बदल करके। रंग जानते हो, रंग क्या होता है? क्या होता है रंग? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बस यही से ये कह दो कि रंग वैसा ही होता है जैसे जो महिलाएं अपने पैर रंगने के लिए कलर चढ़ाती हैं अपने पैर में, वही रंग होता है। कुल मिलाकर ज्ञान को व्यवहारिक दृष्टिकोण से, अनुभविक दृष्टिकोण से, उदाहरण के दृष्टिकोण से, उसके आवश्यकता और समझ के दृष्टिकोण से बदल कर वही ज्ञान प्रस्तुत करना ज्ञान का रूपांतरण होता है। तो यह भी एक अध्यापक की संज्ञानात्मक दक्षता कहलाती है। ये सब क्या है? संज्ञानात्मक दक्षता अध्यापक की कहलाती है। अगर हम दूसरी बात करें, प्रभावी दक्षता, इफेक्टिव, मतलब पढ़ाना अलग बात होती है, कक्षा पर प्रभाव रखना अलग बात होती है। अपना एक स्थान रखना, एक अपना शिक्षा के मामले में या पढ़ाने के मामले में दबदबा या अपना एक
स्तर बनाना, अपना प्रभाव बनाना, अपना वर्चस्व बनाना अलग बात होती है। तो यह भी एक प्रभावी दक्षता है, इफेक्टिव। मतलब अध्यापक पढ़ाते समय अगर उसका प्रभाव नहीं है, व्यवहार से, ज्ञान से, कला से, प्रस्तुति से, शिक्षण से, समझाने के दृष्टिकोण से अगर उसका प्रभाव नहीं है, तो भी उसकी शिक्षण व्यवस्था या शिक्षण अधिगम व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो शिक्षण का जो दूसरा प्रभावशाली दक्षता है, वह जो है वह बालकों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है। जितना ही यह प्रभावी दक्षता अधिक होती है, उतना ही बालक उस शिक्षक से सीखने के लिए जागृत रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, तत्पर रहते हैं, रुचिपूर्ण ढंग से ध्यान रखते हैं। तो ये सब प्रभावी दक्षता के अंतर्गत आती है। पहला, विश्वसनीयता। अध्यापक का जो है विश्वसनीय होना जरूरी है। विश्वसनीय का तात्पर्य है कि विश्वास कब होगा, जब किसी का आप बार बार एक ही परिणाम आए तो वह क्या कहलाता है, विश्वसनीय। यानी जैसे आप हमेशा ईमानदार हैं, तब आपके ऊपर ईमानदारी पर लोग विश्वास करें। यानी कोई भी काम दिया गया, आपने पूरी ईमानदारी से किया, चोरी नहीं किया, तो लोग कहेंगे बहुत ईमानदार है। यानी कार्य का समान परिणाम आना ही क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है। जिसमें आपका बार बार समान परिणाम आ रहे हैं तो वह विश्वसनीयता को जन्म देता है। जैसे उसको क्या कहते हैं, विश्वसनीयता। हर लड़का फर्स्ट क्लास पास होता है, तो अगली बार परीक्षा ही नहीं हुआ तब लोग करेंगे इस पर विश्वास है, फर्स्ट क्लास आएगा। इसको क्या कहते हैं, विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता के अंतर्गत अध्यापक का जो क्लास लेने का, अनुशासन पालन करने का, पढ़ाने का और अपना व्यवहारिक सद्गुणों का जो समान रूप से लगातार व्यवहार प्रस्तुत हो रहा है, तो उससे क्या होता है, अध्यापक पर विश्वसनीयता छात्रों की बढ़ती है। जब छात्रों की विश्वसनीयता बढ़ती है तो उस विश्वसनीयता के साथ छात्र भी उनके द्वारा सीखी हुई बातों को मानते हैं, चलते हैं, वैसा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है ऊर्जावान। अध्यापक को सुस्त नहीं होना चाहिए, हमेशा फुर्तीला, अप टू डेट होना चाहिए। क्योंकि अध्यापक की जब लुंज पुंज रहेगा तो विद्यार्थी क्या सीखेंगे उससे, अध्यापक कामचोर हो जाएगा। तो अध्यापक को हमेशा ऊर्जावान बने रहना है, तब बच्चे उससे सीखेंगे। हमेशा अप टू डेट बन के रहो, साफ सफाई से रहो, समय से अपना सारा काम करो, पढ़ाने लिखाने, जांच मूल्यांकन जो भी करना है उसके लिए आप तत्पर रहो, ऊर्जावान रहो। अगला है अध्यापक का व्यवहार। बालकों के संग अध्यापक प्रेमपूर्ण व्यवहार करे, एक मित्रवत व्यवहार करे, सहयोगी जैसा व्यवहार करे, प्रेम भरा व्यवहार करे, घृणा या नकारात्मक व्यवहार न करे, ईर्ष्या या जाति धर्म इत्यादि संबंधित द्वेषों से संबंधित व्यवहार न करे। अगर वो सद्व्यवहार करता है बालकों के संग तो उसका प्रभाव बढ़ता है, बालक उसे निडर होकर के पूछते हैं, समझते हैं, उसकी बात मानते हैं, याद करते हैं, अधिगम करते हैं। अगला सहयोगी। अध्यापक को हमेशा क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए सहयोगी के रूप में काम आना चाहिए। सहयोगी के रूप में अगर काम आता है तो कोई समस्या हुआ, कोई दिक्कत हुआ, चाहे व्यवहारिक स्तर पर कोई समस्या उसे होती है, चाहे विषय के स्तर पर समस्या होती है, तब उसको जो है वह समझाने में, सुधार करने में सफल होता है। अध्यापक को सहयोगी की भूमिका में होता है। अगला चरित्रवान। अध्यापक मानसिक रूप से और शरीर से पवित्र होना चाहिए। अगर उसका शरीर यानी चरित्र पवित्र है, शरीर उसका पवित्र है, उचित संबंध है उसके शरीर का, या अन्य लोगों से भी जो व्यवहार करता है उसमें वह पूरे 100% उत्तम व्यवहार, उत्तम बात, उत्तम भाषा, उत्तम गतिविधि और सत्य बोलता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो चरित्रवान बन जाता है। चरित्रवान है तो निश्चित रूप से वो ऐसे ही बालक भी क्या करते हैं, सीखते हैं। ऐसे चरित्रवान शिक्षक का प्रभाव बच्चों पर उसके विषय के संग संग व्यवहार का भी अधिक पड़ता है, जिससे अधिगम या सीखने की बात अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। तो अध्यापक का क्या होना चाहिए, तो अगला कार्य दक्षता। अध्यापक बिना गलती किए सही कार्य को जल्दी भी करे और जल्दी कर ले तो उसको क्या कहा जाए, कार्य दक्षता कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब वो इसी में लगाए सवाल गलत हो जाए, पढ़ाए हुए बीच में अटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि प्रभाव को अगर अध्यापक अच्छा रखता है तो उसका मतलब यह है कि अध्यापक कार्य को सही ढंग से बहुत कम समय में या जल्दी से पूरा कर ले, तब उसे कहा जाएगा कार्य दक्षता, तब अध्यापक का प्रभाव बढ़ता है। अगला संसाधन। अध्यापक जिस टॉपिक को पढ़ाए, जिस विषय को पढ़ाए, उससे संबंधित संसाधनों को जरूर जुटा ले, ताकि वह टॉपिक उसे व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने में वो सफल हो, अधिगम कराने में सफल हो।
बालकों को कहीं जगह कन्फ्यूजन ना हो, तब ये भी इसका प्रभाव अध्यापक का बढ़ता है। तो यह भी एक प्रकार की अध्यापक की कौशलता और दक्षता ही कही जाती है। रुचि एवं ध्यान, अध्यापक जब क्लास को बच्चों की योग्यता, क्षमता इत्यादि के आधार पर वह रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाता है, तब बालक भी क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। और बालकों का बीच बीच में प्रश्न करके या बीच बीच में व्यवहारिक बातों को जोड़ करके या पूछ करके ध्यान बराबर टॉपिक की ओर खींचा रहता है या उस पकड़ की ओर सबका ध्यान केंद्रित किया रहता है, तब भी अध्यापक की क्या होती है, प्रभाविकता यानी प्रभावशाली शिक्षक हो जाता है, जिससे उसका प्रभाव बढ़ता है और अधिगम कराने में सफल होता है। अगला है, तीसरा है मनोवैज्ञानिक गतिक क्षमता। मनोवैज्ञानिक का मतलब ही होता है मानव व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना। कोई जैसे सीबीआई जो चोर होता है, सीआईडी वाले या चोर, ये हर बात को एक वैज्ञानिक ढंग से, क्रम ढंग से सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं। करते करते उस समस्या के जड़, चोरी की प्रक्रिया, चोरी का से संबंधित लोगों तक धीरे धीरे खोज के पहुंच जाते हैं। तो उसमें क्या है, एक प्रकार की वैज्ञानिक ट्रेनिंग दी जाती है, वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण और विभिन्न गतिविधियों को सीखना, पढ़ना, अनुभव करना, खोज करना बताया जाता है। उसी तरह से मनोविज्ञान क्या करता है, मानव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक पहलू, विभिन्न पहलू को ध्यान में रख करके करता है। तो अध्यापक को क्या होना चाहिए कि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिवर्तनशील परिस्थितियों के आधार पर, बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर योग्यता, क्षमता, ज्ञान रखना पड़ता है, तब जाकर के वह बालक को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि आदमी क्या सोचा, क्या समझा, किस कारण से कौन सा व्यवहार किया, क्या स्थिति है, क्या इसकी भाव भंगिमा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या शंका है, क्या उसकी एक नज़रिया है, ये सब जांचने परखने के लिए अध्यापक को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जागरूक होना चाहिए। तब उसको जो है मनोवैज्ञानिक गतिक दक्षता उसकी कही जाएगी, तभी वो अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। जैसे बालक नर्वस है, कुछ छिपा रहा है, बता नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब अध्यापक ही नहीं समझा रहेगा, भावात्मक सौंदर्य ही नहीं होगा अध्यापक के पास, तो क्या समाधान करेगा या क्या कुशल अध्यापक होगा। तो आइए इन्हीं सब बातों को इसमें देखते हैं। संवेग, अध्यापक को यह ध्यान रखना होता है कि बालकों में अच्छे संवेगों का विकास हो, जैसे धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, उदारता, क्षमा, ये सब जो है अच्छे संवेग या अच्छी भावनाओं का विकास हो बालकों में। गलत संवेग, गलत संवेदना या भावना का कमी हो, इस सबको ध्यान में रखते हुए व्यवहार प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये तीन ऐसे रास्ते हैं, ऐसे तीन संवेग हैं जिसमें व्यक्ति फंसता है तो अच्छा होके भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बहुत बुरा बन जाता है। तो ये भी समस्या होती है, जिसमें अच्छे संवेगों को समझने, परखने, उसके विकास करने, उसे नियंत्रित करने, उससे संबंधित बातों को समझाने और व्यवहार को बताने संबंधी बातों में भी अध्यापक को दक्ष होना। अगला परिस्थिति, बालक किस परिस्थिति का है, कैसी संस्कृति है उसकी, कैसी भाषा है, घर परिवार का संस्कार कैसा है, पास पड़ोस कैसा है, उसके आधार पर अध्यापक क्या करे, उत्तम ढंग से व्यवहार करे। अब गरीब घर का बच्चा है तो निश्चित रूप से संस्कार कमजोर है उसका, तो क्या करोगे, उसे डांट फटकार के भगा दोगे? आपके पास आया है सीखने के लिए, तो भगाना आपका तो धर्म नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, उसके संस्कार में कहाँ कमी है, उसे कैसे सुधारें, किस ढंग से बताएं कि वह आपकी बात समझ जाए और धीरे धीरे उसमें डांट फटकार करके उस रास्ते पे ला दे। तो ये सब विभिन्न परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, नैतिक परिस्थिति, सांस्कारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रख करके अधिगमकर्ता को सही दिशा में, सही व्यवहार के लिए सही समय पर नियंत्रित, निर्देशित करना पड़ता है। तब यह मनोवैज्ञानिक दक्षता होती है, जिसमें अध्यापक एक अच्छा स्वरूप। अगला है ध्यान एवं रुचि। कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय बालकों का ध्यान विषय पे लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं लग रहा है तो हमारा पढ़ाने का ढंग गलत है, विषय को रुचिपूर्ण बनाएं, लेसन प्लान बदलें। और ध्यान भी देना है कि बालक बीच बीच में ध्यान इधर उधर जाता है तो कौन सी चीज़ पूछे, कैसे पूछें, किस तरह से उन्हें बराबर ध्यान केंद्रित करें, उनके भाव, भंगिमा, रुचि, स्वभाव इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इस ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे ताकि उस विषय को अच्छे ढंग से समझ सकें। ये भी मनोवैज्ञानिक दक्षता के लिए। अगला है मानसिक स्तर की समझ। किस आयु में मानसिक स्तर का क्या स्वरूप होता है, उस समय उसकी संवेगात्मक स्थिति क्या होती है, व्यवहारात्मक स्थिति क्या होती है, बच्चे कब लड़ाई झगड़ा करते हैं, कब बच्चों का खेल में रुचि लगता है, कब बच्चे जो है
कब बच्चों का मनोरंजन में रुचि लगता है, बच्चों का कौन कौन सा गलत भावना, कौन दृष्टिकोण किस अवस्था में किस ढंग से होता है, ये सब जानना होता है। जैसे अगर हम बोले तो माध्यमिक स्तर पर तो 13-14, 12 के बाद से तो धीरे धीरे संवेगों का विकास तेजी से होता है, जो संघर्ष और आदि तूफान का रूप पकड़ लेता है। तो उस अवस्था में अगर उसके मानसिक स्तर और संवेगों को आप समझते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसे नियंत्रित, निर्देशित, व्यवस्थित करने में आप सफल होंगे। तो मानसिक स्तर से उसे समझने, उसे जांचने परखने, उसे नियंत्रित, निर्देशित करने, उसे समझा करके सही रास्ते पर लाना भी मनोवैज्ञानिक दक्षता कहलाती है। अगला भ्रांति एवं पूर्वाग्रह। बहुत से ऐसे बालक बालिका होते हैं जो अनेक सारी समाज की बुराइयों के कारण से या समाज में भ्रांतियों के कारण से या समाज में पूर्वाग्रह के कारण से वह उल्टा सीधा एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, बल्कि वो अपने कार्यों पर ध्यान। इसी तरह से बहुत सारे जातिवाद वाले जगह जाएंगे ना, तो वो सारा दोष दूसरे जाति पे ही मढ़ेगा, अपना कर्म भूल जाएगा। बड़ी विचित्र हालत होती है। उसी तरह से जो दबदबा रखने वाली जातियाँ हैं वो दूसरे जातियों का शोषण करने वाली ही बात सोचती हैं, वो ऐसा ना करने पाए, वो ऐसा ना पढ़ने पाए। जबकि हकीकत बात यह है कि प्रकृति सबको समान अवसर देती है। आदमी जो अपने कर्म पर चेतता है वो आगे बढ़ जाता है, जो अपने कर्म पर ध्यान नहीं देता वो पीछे रह जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, उसके समझ के क्षेत्र में या उसके संस्कार के क्षेत्र में या सामाजिक परिस्थितियों के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है, और पूर्वाग्रह का मतलब बेफजूल की बात है कि लड़कियां पढ़ने में कमजोर होती है, भ्रम है। लड़कियों को विज्ञान या गणित कम आती है, भ्रम है। हकीकत बात यह है कि लड़कियों को पुरुषों के समान आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले का भी इतिहास उठा के देंगे तो अवसर ही नहीं मिला। नहीं तो लड़कियां आज भी किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। बस लड़कियां बाप नहीं बन सकती, माँ ही बनेंगी, यही एक अंतर है, बाकी कुल समान है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, जेंडर को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, जिसके कारण से बालक जो है अपने व्यक्तित्व के विकास से कर्तव्यों से डाइवर्ट होकर के या भूल करके दूसरे रास्ते पर भटक जाता है या अमानवीय व्यवहार कर बैठता है, ये सब भ्रांतियों को रोकना, नियंत्रित करना, निर्देशित करना, उसका निदान करना भी मनोवैज्ञानिक दक्षता कहलाती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अध्यापक संज्ञानात्मक दक्षता, प्रभावित दक्षता और मनोवैज्ञानिक दक्षता के आधार पर विभिन्न बालकों का, विभिन्न मानसिक क्षमता वाले बालकों का उत्तरोत्तर सही दिशा में, सही व्यवहार के लिए, सही योग्यता के साथ उनके व्यक्तित्व का विकास करने में सफल हो सकता है या सफल बनाने हेतु प्रेरित या अपना सहयोग योगदान दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को कौन कौन सी कौशल दक्षता स्थापित करना चाहिए या अपने अंदर धारण करते हुए शिक्षण करना चाहिए, ये सब बातों को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।